तो आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के आईटी सेक्टर की। हमारे पास महाराष्ट्र का आर्थिक सर्वेक्षण है, कुछ नई स्टार्टअप और आईटी पॉलिसीज हैं, और पुणे के हिंजावड़ी आईटी पार्क जैसी जगहों से कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हैं। तो सवाल ये है कि जून 2025 में महाराष्ट्र की जो ये टेक स्टोरी है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं या जमीन पर सच में कुछ बदल रहा है? और हमारा मकसद सिर्फ इन अलग अलग खबरों को पढ़ना नहीं है ना? हम कोशिश करेंगे इन डॉट्स को कनेक्ट करने की, ये समझने की कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और जो टैलेंट बनाने की कोशिशें हैं, वो आपस में कैसे जुड़ रही हैं? बिल्कुल, क्या ये सब मिलकर वाकई महाराष्ट्र को एक ग्लोबल टेक पावर हाउस बना रहे हैं या कहीं कुछ कमी रह गई है? चलिए फिर इसे परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी तस्वीर से। हाल ही में मुंबई टेक वीक 2025 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विजन रखा। हाँ, एआई से चलने वाली सरकार, एक फ्यूचरिस्टिक टेक लैंडस्केप। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई ठोस आधार भी है? देखिए, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। हमारे पास जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़े हैं, वो एक बहुत मजबूत कहानी बताते हैं। अच्छा। वो बताते हैं कि महाराष्ट्र आज भी भारत की इकोनॉमी का इंजन है। देश की कुल जीडीपी में आप अंदाजा लगाइए, 13.5% का हिस्सा। ओह, ये तो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा, किसी भी राज्य से ज्यादा। और इससे भी जरूरी बात जो नीति आयोग की रिपोर्ट में है, वो ये कि देश की सर्विसेज जीवीए में महाराष्ट्र का हिस्सा 15.5% है। जीवीए, इसे जरा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, जीडीपी तो हो गई पूरे देश की कुल आमदनी। जीवीए ये बताता है कि किसी एक सेक्टर ने, जैसे यहाँ सर्विसेज सेक्टर ने, उस आमदनी में असल में कितनी वैल्यू जोड़ी है। ओके। तो 15.5% का मतलब है कि देश में आईटी, फाइनेंस, कंसल्टिंग जैसी सेवाओं से जो भी कमाई हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले महाराष्ट्र से आ रहा है। समझ गई। तो ये आर्थिक ताकत उस विजन को एक लॉन्च पैड देती है। बिल्कुल। ठीक है, तो आर्थिक बुनियाद तो मजबूत है, लेकिन इस ग्रोथ को आगे बढ़ाने का प्लान क्या है? हमारे स्रोतों में कुछ नई पॉलिसीज का जिक्र बार बार आ रहा है। हाँ, और वो बहुत अहम है। पहली है नई आईटी और आईटीईएस नीति 2023। इसका सबसे बड़ा फोकस है संतुलित विकास। संतुलित विकास मतलब ये कि आईटी का फायदा सिर्फ मुंबई पुणे तक ही सीमित ना रह जाए। अच्छा, और दूसरी है महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार नीति 2025। ये पॉलिसी डीप टेक मतलब बहुत गहरी और जटिल तकनीक पर काम करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, सरकारी डेटा को स्टार्टअप्स के लिए खोलने और उन्हें शुरुआती सीड फंड देने पर जोर देती है। लेकिन एक नंबर है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है, 15,000 करोड़ का निवेश। बिल्कुल। ये पैसा कहाँ जा रहा है? हाँ, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये पैसा जा रहा है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज और एवीजीसी एक्सआर सेक्टर को बढ़ावा देने में, और लक्ष्य है 9 लाख नौकरियां पैदा करने का। 9 लाख? और ये जीसीसीज क्या होता है? जीसीसीज को आप ऐसे समझिए, ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के भारत में अपने खुद के दिमाग हैं। ये सिर्फ कॉल सेंटर या बैक ऑफिस नहीं है? तो फिर ये उनके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और हाई एंड स्ट्रेटेजिक काम करने वाले सेंटर्स हैं। और एवीजीसी एक्सआर तो आप जानती हैं, एनिमेशन, गेमिंग, वीएफएक्स, ये भविष्य का एक बहुत बड़ा बाजार। एग्जैक्टली। यहाँ एक बात थोड़ी खटकती है। आमतौर पर ऐसा भारी निवेश कुछ चुनिंदा बड़े शहरों में ही होता है। क्या यहाँ भी वही कहानी है? यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट है। ये नीति विकास को विकेंद्रीकृत करने पर जोर दे रही है। मतलब जीसीसी नीति सिर्फ मुंबई और पुणे तक ही सीमित नहीं है। वो नागपुर, नासिक और छत्रपति संभाजी नगर जैसे शहरों को भी नए इन्वेस्टमेंट हब के रूप में प्रमोट कर रही है। लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम है ताकि हर इलाके को खुश किया जा सके? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक जरूरत भी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि पुणे और मुंबई में टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों लगभग सैचुरेट हो चुके हैं। ट्रैफिक, रहने की लागत, ऑफिस का किराया, सब आसमान छू रहा है। तो ये विकेंद्रीकरण सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं, बल्कि एक मजबूरी भी है। सही बात है। असली सवाल अब यह है कि क्या नागपुर और नासिक सिर्फ बैक ऑफिस बनकर रह जाएंगे या वे खुद के इनोवेशन हब बन पाएंगे? चुनौती अब यह है। तो ये तो हुई कागजों और बड़ी रणनीतियों की बात। अब देखते हैं कि ये बड़ी बड़ी नीतियां पुणे के हिंजावड़ी की ट्रैफिक जैम वाली सड़क पर कैसे उतरती हैं।
हमारे एक सोर्स ने तो इसे द ग्रेट पुणे ट्रैफिक जैम का नाम दिया है, जहां 5 लाख से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल रोज आते हैं और कई लोग रोज 2 से 3 घंटे सिर्फ आने जाने में बिताते हैं। ये तो क्लासिक कहानी है। बिल्डिंगें तो बन गईं, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बनाना भूल गए। बिल्कुल। और यहीं पर नीति और जमीनी हकीकत का कह सकते हैं संगम होता है। अच्छा। अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस समस्या को माना है और इसे हल करने के लिए एक डेडिकेटेड हिंजावड़ी आईटी सिटी मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की घोषणा हुई है। एक डेडिकेटेड अथॉरिटी? हाँ, एक ऐसी संस्था जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके की समस्याओं को सुलझाना होगा। और मेट्रो का भी तो वादा है। हाँ, दिसंबर तक मेट्रो शुरू करने का वादा भी किया गया है। ये आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ में जो सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर था, उसे हटाने की एक सीधी कोशिश है। लेकिन घोषणाएं तो हमेशा होती हैं। दिसंबर तक मेट्रो का वादा कितना यथार्थवादी लगता है। हमारे स्रोतों में इस पर कोई स्केप्टिसिज्म है। स्केप्टिसिज्म तो है, और ये स्वाभाविक भी है। भारत में बड़े प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन मिस होना आम बात है। लेकिन अगर हम इसे अकेले ना देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। कैसा पैटर्न? आर्थिक सर्वेक्षण में मुंबई कोस्टल रोड का जिक्र है, जिसका एक बड़ा हिस्सा जनवरी 2025 से ट्रैफिक के लिए खुल भी चुका है। हाँ, वो तो है। मुंबई मेट्रो नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। तो एक तरफ जहां हिंजावड़ी मेट्रो पर सवाल हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे भी हो रहे हैं। तो इससे थोड़ी उम्मीद बनती है। हाँ, कि सरकार सिर्फ वादे नहीं कर रही, बल्कि डिलीवरी पर भी फोकस कर रही है। मतलब एक बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ हिंजावड़ी की एक सड़क या मेट्रो लाइन का सवाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे एक बेहतर इकोसिस्टम बनाने की कोशिश के तौर पर देखना चाहिए। ये सिर्फ ऑफिस की आलीशान इमारतें बनाने के बारे में नहीं है। ये देश के सबसे बेहतरीन टैलेंट को वहां रहने और काम करने के लिए एक कुशल, एक सुगम माहौल देने के बारे में है। और इसमें सिर्फ सड़कें ही नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। महाराष्ट्र में आज 11 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं। 11 करोड़? हाँ, और भारत नेट और अर्बन महानेट जैसे प्रोजेक्ट्स राज्य के कोने-कोने में हाई स्पीड कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। तो फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह के हाईवे बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, सड़कें बन रही है, इंटरनेट तेज हो रहा है, लेकिन इन सब पर काम कौन करेगा? मतलब लोग भी तो चाहिए। यहाँ टैलेंट की क्या कहानी है? और यहीं हम इस पहेली के तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, लोग। नीतियां और इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हैं अगर उन्हें इस्तेमाल करने वाले स्किल्ड लोग ना हों। सही बात है। हमारे एक सोर्स में एसएससी नैसकॉम की सीईओ डॉक्टर अभिलाषा गौर की एक बात मुझे बहुत पसंद आई। क्या? वो कहती हैं, अपस्किलिंग के लिए रोजाना प्रतिबद्धता जरूरी है, ठीक फिटनेस की तरह। वाह। आप एक दिन जिम जाके फिट नहीं हो सकते हैं ना, रोज मेहनत करनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी में भी यही हाल है। ये बहुत अच्छी बात कही। तो क्या सरकार इस डेली फिटनेस के लिए कोई जिम या ट्रेनिंग सेंटर बना रही है? एक तरह से हाँ, सरकार की जमीनी स्तर की पहल इसी सोच से जुड़ती है। हम सब ने ITIs यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में सुना है। हाँ, जहाँ पारंपरिक कौशल सिखाए जाते थे। अब महाराष्ट्र का व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय मतलब DVET प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर इन ITIs का पूरा काया पलट कर रहा है। काया पलट कैसे? सोचिए, जहां पहले फिटर और वेल्डर की ट्रेनिंग पर ज्यादा जोर था, वहां अब इंडस्ट्री 4.0 मतलब AI, IoT, रोबोटिक्स, इन सब के एक्सपर्ट्स तैयार करने की बात हो रही है। ये एक जबरदस्त पीढ़ीगत बदलाव है। वाह, इस सुनकर तो मजा आ गया। और ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी हमारे एक सोर्स में है, साइंस ऑन व्हील्स कार्यक्रम। हाँ, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की रिपोर्ट से है और ये बहुत शानदार पहल है। ये एक बस है जिसमें एक मोबाइल साइंस लैब है। ये बस महाराष्ट्र के नासिक जिले के दूर दराज के आदिवासी गांवों में जाती है। अच्छा। और वहां के स्कूली बच्चों को विज्ञान के एक्सपेरिमेंट करके दिखाती है। कमाल है। इसका मकसद बच्चों में रटने की जगह देखकर और करके सीखने की, सवाल पूछने की जिज्ञासा जगाना है। अब तक इससे 9000 से ज्यादा बच्चे और शिक्षक जुड़ चुके हैं। क्या बात है। एक छोटी सी बस जिसमें शायद महाराष्ट्र का अगला बड़ा इनोवेटर बनने का सपना पल रहा हो। चलिए अब वर्तमान जॉब मार्केट पर आते हैं। आज की तारीख में हायरिंग की क्या स्थिति है? Foundit.in की रिपोर्ट कुछ दिलचस्प रुझान दिखाती है। कुल मिलाकर IT हायरिंग में सालाना 9% की वृद्धि हुई है, जो ठीक ठाक है। मासिक आधार पर थोड़ी सुस्ती जरूर है। लेकिन जो आंकड़ा सच में चौंकाता है वो ये है कि स्टार्टअप्स में हायरिंग 32% बढ़ी है। 32%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन स्टार्टअप की दुनिया तो आज हायरिंग कल फायरिंग के लिए भी जानी जाती है।
क्या ये बढ़ोतरी टिकाऊ है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें इस हायरिंग के पैटर्न में मिलता है। मांग सिर्फ फ्रेशर्स की नहीं है, सबसे ज्यादा मांग है 7 से 10 साल के अनुभव वाले मिड सीनियर पेशेवरों की। अच्छा। स्टार्टअप्स अब सिर्फ सस्ते टैलेंट की तलाश में नहीं है, वो अनुभवी लोग चाहते हैं जो आते ही काम संभाल सकें। और स्किल्स की बात करें तो AIML, DevOps, यही सब? बिल्कुल। फुल स्टैक डेवलपर्स, डेवऑप्स इंजीनियर्स और AIML एक्सपर्ट्स की भारी मांग है। ये सीधे सीधे NASSCOM की रोज अपस्किलिंग वाली बात को सही साबित करता है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी तो PM विकसित भारत रोजगार योजना जैसी स्कीमें हैं। बिल्कुल। वो एक और सपोर्ट सिस्टम है जो रोजगार बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो कुल मिलाकर एक मल्टी लेयर अप्रोच दिख रही है। आदिवासी गांवों में विज्ञान की नींव रखना, ITIs को भविष्य के लिए तैयार करना और मौजूदा पेशेवरों को लगातार नई स्किल सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो अगर हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ें तो क्या तस्वीर बनती है? ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में एक बहुत सोची समझी कोशिश चल रही है। टॉप पर लीडरशिप का एक क्लियर विजन है, उसे सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी और भारी भरकम निवेश है। सड़कों और इंटरनेट का जाल बिछाया जा रहा है। और सबसे नीचे जमीनी स्तर पर स्कूलों और ITIs से लेकर इंडस्ट्री तक टैलेंट बनाने पर फोकस है। हाँ, कोशिश तो सुनियोजित लगती है और यहाँ मैक्रो और माइक्रो के बीच का कनेक्शन बहुत दिलचस्प है। कैसे? $1 अरब की GCC नीति की सफलता अंत में इस बात पर निर्भर करती है कि हिंजावड़ी में काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रैफिक में फंसे बिना ऑफिस पहुंच पाता है या नहीं, और एक छोटे शहर के ITI से निकला छात्र आज की इंडस्ट्री की जरूरतों के लिए तैयार है या नहीं। ये सब कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या इसमें कोई कमी नहीं है? क्या सब कुछ इतना ही परफेक्ट है? एक चीज जो हमारे स्रोतों में खुलकर नहीं कही गई है वो है इन सब योजनाओं के बीच तालमेल। तालमेल? हाँ, RDI फंड का विजन बहुत बड़ा है, IT पॉलिसी का दायरा बहुत व्यापक है और ITI का अपग्रेडेशन बहुत जमीनी है। लेकिन क्या ये सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं? क्या RDI फंड में जिस रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा उसके लिए जरूरी स्किल्स ITI के करिकुलम में शामिल की गई हैं? सही बात है। ये कनेक्शन अभी भी थोड़ा धुंधला है। मतलब लेफ्ट हैंड को पता होना चाहिए कि राइट हैंड क्या कर रहा है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। और अब उस आखिरी और शायद सबसे बड़ी घोषणा पर आते हैं जिसका जिक्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की रिपोर्ट में है। निजी क्षेत्र में R&D को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक विशाल RDI फंड। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। ये सिर्फ गेम चेंजर नहीं, ये पूरी गेम को बदलने की क्षमता रखता है। और यहीं से हमारे लिए एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? दशकों से महाराष्ट्र टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में, सर्विसेज देने में बहुत अच्छा रहा है। हम बेहतरीन सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, दुनिया भर की कंपनियों के लिए काम करते हैं, पर हम कोर टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं करते। एग्जैक्टली। तो सवाल ये है, क्या महाराष्ट्र इस 1 लाख करोड़ रुपए के फंड और अपने बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम का लाभ उठाकर सिर्फ सेवाओं और विनिर्माण से आगे बढ़कर कोर डीप टेक्नोलॉजी का एक वास्तविक निर्माता बन सकता है? मेक इन इंडिया से इन्वेंटेड इन महाराष्ट्र की ओर एक कदम। क्या हम ये देख सकते हैं? ये शायद महाराष्ट्र के तकनीकी भविष्य का अगला और सबसे रोमांचक अध्याय होगा।